हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम साइंस में लेसन 10 पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या होता है, उसको ध्यान से समझना। देखिए, जैसे आप देखते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट वर्क करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसी तरह से कुछ जगह हम देख सकते हैं, जैसे मान लो हमें खाना बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, गैस जलानी पड़ती है। ठीक है, गैस किसकी सहायता से चलती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, इसी तरह से कोई व्हीकल है, उसको अगर वर्क करना है, मतलब उसको चलना है, तो हम उसके अंदर पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं। वो डीजल बर्न होता है जिससे कि व्हीकल को एनर्जी मिलती है। तो सेम प्रोसेस हमारे शरीर में भी होता है कि जो खाना हम खाते हैं, ठीक है, वो खाना पहले डाइजेस्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में आने पर ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड के द्वारा शरीर के हर सेल तक पहुंचाए जाते हैं और वहां पर ऑक्सीजन की सहायता से ये बर्न आउट होते हैं। ठीक है, इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है दोनों के बीच में, और इस प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन मेनली क्या है? फूड का ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन उसकी। ठीक है, तो द ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ फूड विच प्रोड्यूस एनर्जी along with carbon dioxide and water is known as respiration। ठीक है, तो आई थिंक आपको रेस्पिरेशन समझ में आ गया होगा कि फूड का ऑक्सीजन के साथ बर्न होना या फूड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। इस एनर्जी का हमारा शरीर यूज कर लेता है डिफरेंट वर्क करने के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा बाहर छोड़ दी जाती है, वाटर वेपर भी सांस के साथ बाहर छोड़ दिए जाते हैं। तो दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या इसी को ब्रीथिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, और सेकंड है इंटरनल रेस्पिरेशन, और इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं। ये इनके नाम है। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको कि ब्रीथिंग कहा जाता है। अब ब्रीदिंग मेनली क्या होता है? सांस लेना और सांस छोड़ना, उसको बोलते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है और जैसे हम सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी तरह से इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन जो सेल्स के अंदर होती है। ठीक है, इसको इंटरनल भी बोल दिया जाता है और सेलुलर रेस्पिरेशन भी, मतलब सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है। उसमें क्या होता है कि जो फूड हमने खाया, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट की फॉर्म में आया, शरीर के सेल तक पहुंच गया, वहां पर सेल के पास जो ऑक्सीजन है उसके साथ वो रिएक्शन करके क्या बनाता है? एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये जो प्रोसेस है ये इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है या सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो तरह का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनएरोबिक, दो तरह के रेस्पिरेशन है, एरोबिक और एनएरोबिक।
देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, वो रेस्पिरेशन जो फुल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। इट मीन्स द रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें मेनली देखो क्या होता है, जो ग्लूकोज, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड हो जाती है जो डाइजेस्ट होने के बाद, ठीक है, ऑक्सीजन की सहायता से बर्न आउट होगा और एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बाद एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, देखिए एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। के ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं हम क्या, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है, ठीक है, ग्लूकोज का, जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, तो देखिए क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल। इसका फॉर्मूला C2H5OH, ये केमिकल है इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और उस दौरान इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हमारी बॉडी है तो उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी हमारे शरीर में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है। मेनली किस कंडीशन में, या तो हम भाग रहे हैं या कोई हैवी फिजिकल वर्क कर रहे हैं, उस समय भी हमारे शरीर को एनर्जी तो चाहिए लगातार, तो और ऑक्सीजन उतनी मिल नहीं पाती, तो हमारा शरीर कुछ टाइम के लिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जो ग्लूकोज है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, लैक्टिक एसिड, ठीक है, और साथ में एनर्जी। तो जब हम दौड़ रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारा शरीर जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो किसके द्वारा कर रहा है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा, ठीक है। ये जो लैक्टिक एसिड बना, ये क्या होता है, हमारी मसल्स के अंदर इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं, दर्द होने लगता है, ठीक है, जलन सी कुछ महसूस होती है। तो उसको ठीक करने के लिए इस लैक्टिक एसिड का जो प्रभाव है, तो लैक्टिक एसिड से मतलब जो क्रैम्प प्रोड्यूस हुए उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, या उसको रिलीफ पाने के लिए क्या किया जाता है, हॉट वाटर बाथ या हॉट मसाज दिया जाता है। इससे क्या होता है, हॉट वाटर बाथ या मसाज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ठीक है, तो सेल्स तक ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है, तो लैक्टिक एसिड के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करती है और इसको ब्रेक कर देती है, किस रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के रूप में लैक्टिक एसिड टूट जाता है, जिससे कि हमारे क्रैम्प्स जो वो ठीक हो जाते हैं, मसल्स पेन जो है उसमें रिलीफ मिल जाता है। अब जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन ने पढ़ा, तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए सबसे पहले तो हमने बताया एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। सेकंड क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं,
ठीक है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड बनाता है। जैसा कि हमने देखा भी है, इथाइल अल्कोहल भी बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है। थर्ड डिफरेंस, एरोबिक रेस्पिरेशन अधिकतर प्लांट और एनिमल्स में पाया जाता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये कुछ जैसे ऑर्गेनिज्म, यीस्ट, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया और कुछ पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं जो हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं, वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, ठीक है। और लास्ट डिफरेंस क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन और लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये बेटा इनके डिफरेंस थे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्रीथिंग क्या है। देखिए, जैसे कि अभी बताया भी था कि ब्रीथिंग क्या होती है, सांस लेना, ठीक है। तो सांस लेना और सांस छोड़ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन इन होती है, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग को अगर हम बांट के देखें तो इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब सांस अंदर लेना जिसमें ये ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है, और एक्सहेलेशन मीन सांस छोड़ना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, ठीक है। इसी में एक टर्म आती है ब्रीथिंग रेट। रेट मीन्स टाइम से इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो ब्रीथिंग रेट का मतलब क्या हो गया कि एक मिनट में कितने ब्रेथ कंप्लीट हुए। ब्रीथ कंप्लीट होने का मतलब है कि 1 इनहेलेशन और 1 एक्सहेलेशन को हम काउंट करते हैं 1 ब्रेथ के रूप में, ठीक है। एक सांस का मतलब सांस छोड़ना और एक बार सांस लेना, दैट इज कंप्लीट 1 ब्रेथ। और ब्रीथिंग रेट का मतलब क्या हो गया कि एक आदमी 1 मिनट में कितने टाइम ब्रीथ करता है, ठीक है, दैट इज नोन एज ब्रीथिंग रेट। तो नॉर्मल अगर हम देखें, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट जो होती है वो 16 to 18 पर मिनट होती है, ठीक है। जब हम भाग रहे होते हैं या हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि हमारी सांस की जो रफ्तार है वो भी तेज जाती है, तो वो लगभग पहुंच जाती है 25 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। तो ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं, जब आप दौड़ते हैं तो आपकी ब्रीथिंग रेट जो है वो तेज जाती है, ठीक है। इसको आप अलग अलग कंडीशन में देख सकते हैं, अलग अलग कंडीशन में ब्रीथिंग रेट अलग अलग होती है। जैसे आप रेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उस समय आप अपनी ब्रीथिंग रेट काउंट कर सकते हो, ठीक है। जब आप नॉर्मल कंडीशन में मान लो बैठे हो या कुछ कर रहे हो हल्का फुल्का काम, उस समय आप अपनी ब्रीथिंग रेट काउंट कर सकते हो। या हल्का फुल्का आप चलने लग रहे हो, पैदल चल रहे हो, तब आप अपनी ब्रीथिंग रेट काउंट कर सकते हो। जब आप रन कर रहे हो तब आप अपनी ब्रीथिंग रेट काउंट कर सकते हो। तो आप क्या पाओगे कि जितना ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो शरीर से, ठीक है, उतनी ही आपकी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है। कारण उतना ही शरीर को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो शरीर उतना ही सांस के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लेने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशन में हमारी ब्रीथिंग रेट अलग अलग होती है। क्लियर? तो ये था ब्रीथिंग रेट। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू वी ब्रेथ, कि हम ब्रेथ एक्चुअल में किस तरह से करते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है उस समय। तो ये मैं आपको बुक के थ्रू करवाता हूँ क्योंकि उसमें डायग्राम वगैरह भी है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
देखिए हाउ डू वी ब्रेथ, हम ब्रेथिंग किस तरह से करते हैं। तो देखिए कि हमारे शरीर के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो हमारे ब्रेथिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे क्या क्या ऑर्गन्स हैं, नॉस्ट्रिल्स, ट्रेचा, ब्रोंची एंड लंग्स। ये सभी मिलकर ब्रेथिंग के काम को पूरा करते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। सबसे पहले हम डायग्राम में देखते हैं। देखिए ये हमारी नॉस्ट्रिल, नेसल पासेज जिसको बोलते हैं, नाक से होती हुई एयर अंदर जाती है। ठीक है, गले के अंदर ये जो दिखाया हुआ है ये विंड पाइप है, इसी को ट्रेचा बोलते हैं। विंड पाइप को ही ट्रेचा बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये विंड पाइप आगे जाके ब्रांचेस के रूप में बढ़ जाता है। ठीक है, इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं ब्रोंची। क्या बोलते हैं इनको? ब्रोंची। ठीक है, ब्रोंची जो है वो प्लूरल वर्ड है और ब्रोंचियोल जो है वो सिंगुलर हो गया। ये दोनों तरफ लंग्स हो गए, ये लंग के इनर सेक्शन में दिखाया गया है। ये ब्रोंची जो है ये आगे जाके और डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इनको ब्रोंचियोल्स बोलते हैं। और इन ब्रोंचियोल्स के एकदम किनारे पर, ठीक है, इन ब्रोंचियोल्स के किनारे पर छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उनको बोलते हैं अल्वोली। ठीक है, तो आप ये नाम याद रखना आपको, नेसल पैसेज, विंड पाइप, ब्रोंची, ब्रोंचियोल्स, और ब्रोंचियोल्स के एंड के ऊपर एयर सैक्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको बोलते हैं एल्वोली। ठीक है, तो ये मेनली हमारा जो ब्रेथिंग है उसको कंट्रोल करते हैं। अब देखिए होता क्या है, आप इसको पढ़ के देखना, मैं आपको इसी से बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो एयर पास होती है अंदर। ठीक है, जो एयर अंदर जाती है सबसे पहले नेसल पैसेज में जाएगी, नाक के थ्रू होके जाएगी। ठीक है, यहाँ पर नाक के अंदर म्यूकस होते हैं और हेयर होते हैं, जो कि जो फॉरेन पार्टिकल्स एयर के साथ हमारे शरीर में अंदर जा रहे हैं उनको वहीं ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो साफ हवा हल्की गर्म वार्म होकर हमारे विंड पाइप के थ्रू होके जाती है। विंड पाइप से होके ये उतरती है ब्रोंचियोल्स में, लंग्स के अंदर। ठीक है, ब्रोंचियोल्स के एंड के ऊपर जो एल्वोली है, जो स्मॉल सैक्स ऑफ एयर है। ठीक है, यहां से क्या होता है, इन अल्वोलीज के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब इसके अंदर ब्लड होता है। ठीक है, तो जो सांस हमने ली वो एल्वोली के द्वारा क्या होगा, एल्वोली के पास जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को कैच कर लेगा, तो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चल जाएगी, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो वापस एल्वोली के पास आ जाएगी। तो एक तरफ तो इनहेलेशन देखें, तो सांस हमने अंदर ली, वो ऑक्सीजन एल्वोली के थ्रू होके ब्लड के अंदर शामिल हो गई, और क्या हुआ, ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो वापस एल्वोली के पास आई, ब्रोंची के पास आई, फिर विंड पाइप से होती हुई नाक के द्वारा वापस बाहर छोड़ दी गई। तो इस तरह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों जाते हैं, और इस तरह से हम सांस लेते हैं, और इसी तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में एक्सचेंज होता है। समझ में आ गया होगा? नहीं, कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ के देखना, जूम क्लास में मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर लूंगा। ठीक है, आप इस पूरे पैराग्राफ को जरूर पढ़ के जरूर देखना। ठीक है, इसके बाद है बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रेथिंग। तो मेनली हमने ब्रेथिंग के केस में हमने पढ़ा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, अब इसमें बताया गया इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान एक्चुअल में होता क्या है हमारे शरीर में। देखिए ये जो डायग्राम दिखाया गया है, इसमें देखिए यहाँ पर ये जो पोर्शन दिखाया गया है, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है या एक्सपेंड होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनहेलेशन या एक्सहेलेशन के दौरान होता क्या है। तो डायफ्राम जो होता है, दैट सेपरेट द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम कौन करता है? ये डायफ्राम करता है। मस्कुलर मसल्स होती हैं एक तरह से, मसल्स की शीट होती है एक तरह से, मस्कुलर शीट। ठीक है, जिसको कि डायफ्राम बोलते हैं।
अब इनहेलेशन में क्या होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं, आप खुद ये कोशिश करके देख सकते हो, जब आप सांस खींचते हो, लंबा सांस अंदर लो, ठीक है, तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी रिब्स जो है, पसलियां, मूव अप एंड आउटवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करती है और बाहर की तरफ बढ़ती है, ठीक है, फैलने लगती है। डायफ्राम मूव्स डाउन, और डायफ्राम जो है वो हमेशा नीचे की तरफ जाता है। जैसे तुम सांस लंबा लेके देखोगे तो आप महसूस करो रिब्स, और रिब्स के नीचे वाले हिस्से में आप ये पाओगे कि रिब्स तो बाहर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है। इससे क्या होता है कि हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं इस प्रोसेस की वजह से, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर ज्यादा से ज्यादा एयर जो है वो एंटर करती है, ठीक है। इसी तरह से एक्सहेलेशन में क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी रिब्स जो है मूव डाउन एंड इनवर्ड, नीचे की तरफ मूव करती है और अंदर की ओर जैसे सिकुड़ रही हो, ठीक है, और डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। इससे हमारा जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और एयर प्रेशर के साथ बाहर निकल जाती है। तो ये था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस, कि उसके अंदर हमारे शरीर के अंदर क्या उस समय चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो आज आप यहीं तक पढ़ेंगे, अगली जो पार्ट बच गया है उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे उसको, ठीक है। यहाँ तक हम जूम क्लास में देखेंगे, किसी को नहीं आया हो तो यहाँ तक पूछ लेना आप लोग। ओके, गुड लक।